तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आज पूरा देश दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज सनातनियों की तरफ से शस्त्रों का पूजन किया गया तो वहीं शाम को रावण के पुतले का दहन भी किया गया। रंग बिरंगी संस्कृति से सराबोर हमारा भारत इन दिनों चारों तरफ त्योहारों के रंग में रंगा है। विजयदशमी यानी कि दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म का नाश और धर्म की जीत के तौर पर मनाया जाता है। बुराई से अच्छाई की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है और आज भी हमारे समाज में न जाने ऐसी कितनी बुराइयां हैं, अधर्म है जिसका नाश होना बेहद जरूरी है। महंगाई, महिला अपराध, आतंकवाद, धार्मिक तुष्टीकरण, सामाजिक तुष्टीकरण और नैतिक मूल्यों में आई गिरावट ऐसे कई उदाहरण हैं जिन पर अच्छाई की जीत होना जरूरी है। इन सभी पहलुओं पर अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं जिनके जरिए आप देख पाएंगे किस तरीके से आज रावण दहन किया गया अलग अलग जगहों पर। हरियाणा के अंबाला में देखिए रावण दहन किया गया, बाराबंकी में, यूपी के कानपुर में भी बेहद हर्षोल्लास के साथ दशहरे का ये पर्व मनाया गया और दिल्ली में भी देखिए बेहद अनोखे तरीके से रावण दहन कर आज के इस खास त्योहार को मनाया गया है। तो देखिए तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। जिस तरीके से दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है और बेहद खुशी के साथ लोगों ने दशहरे का त्योहार मनाया और बुराई पर अच्छाई की जीत हो, इस बात की कामना की गई। और चलिए अब सवालों पर नजर डालते हैं कि आज इस खास कार्यक्रम के जरिए जो सवाल आज हम पूछेंगे, जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर राम है या रावण। ये सबसे पहला सवाल हमें खुद से जो पूछना चाहिए, आतंक के रावण का विनाश कब होगा? दूसरा सवाल ये, और तीसरा सवाल ये कि महंगाई का रावण आखिर कब मरेगा? क्योंकि बुराई एक नहीं, कई बुराइयां हैं जिन पर फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। ड्रैगन वाले रावण का कब होगा वध? तो इन तमाम सवालों पर आज होगी चर्चा। विस्तारवाद के रावण पर जीत कब मिलेगी? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। सामाजिक बुराइयों पर हमें जीत कब मिलेगी? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। दो मेहमान आज मेरे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर विवेक गर्ग हैं, साइकेट्रिस्ट, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। सबसे पहले डॉक्टर विवेक का आपका बहुत स्वागत है खबर फास्ट के मंच पर। धन्यवाद। सभी देशवासियों को दशहरे के शुभ पर्व पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी डॉक्टर विवेक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत खुशी के साथ दशहरे का त्योहार मनाया जाता है और भारत में त्योहारों का विशेष महत्व है और हर त्योहार कुछ ना कुछ प्रेरणा देता है, कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, कोई ना कोई वजह है हर त्योहार को मनाने के पीछे। लेकिन अगर आज के रावण की हम बात करें, कलयुग के रावण की हम बात करें, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कई ऐसे अपराध सामने आते हैं जिनको देखकर खुद पर संशय होने लगता है, इंसानियत पर संशय होने लगता है। आखिर उस रावण का विनाश कब होगा? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। देखिए, जैसे आपने बताया कि रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम उसको पहचाने, क्या क्या बुराइयां हैं उनको पहचाने और उनको ठीक करें, तभी रावण रूपी बुराई का अंत हो पाएगा। जनरली आमतौर पर हम देखते हैं कि हम सिर्फ दूसरों के अंदर गलतियां या कमियां निकालते रहते हैं। सेल्फ एनालिसिस हम कभी नहीं करते, आत्मनिरीक्षण हम कभी नहीं करते। हमेशा दूसरे के अंदर ही हमें कमियां या बुराइयां नजर आती हैं और वो बुराइयां ही रावण हैं। दूसरा आदमी हमारे अंदर कमियां निकालता है। बुराई का अंत या रावण का अंत असल मायने में तभी होगा जब हम अपने अंदर की कमी को समझ पाएंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। मनीषा जी, आपका बहुत स्वागत है। फोन लाइन पर मनीषा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा जी, बहुत धन्यवाद जी। आज समाज में आप देख रही हैं जिस तरीके की बुराइयां पनप रही हैं, जैसा कि मैंने डॉक्टर विवेक को भी अभी कहा, इंसानियत पर शक होने लगता है, इंसान होने पर शक होने लगता है, इस तरीके की बुराइयां पनप रही हैं। तो हर युग में हम देखते हैं कि रावण तो हर युग में होता है, बुराइयां हर युग में होती हैं, लेकिन आज के इस खास त्योहार को हम मनाएं और साथ ही साथ अपने अंदर खुद को ये संदेश दें, खुद से ये सवाल करें कि हमारे मन में क्या है, राम या रावण। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय इस पर?
आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम लोग जब किसी भी त्योहार को मनाते हैं, अगर हम उसके पीछे का औचित्य ढूंढते हैं, हम क्यों मना रहे हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा है, हम इसलिए कर रहे हैं, या हमें इसमें से और कुछ खोजना है? हम जब कहते हैं विजयदशमी, मतलब विजय का प्रतीक, बुराइयों पे अच्छाइयों की विजय का प्रतीक इस त्योहार को कहा जाता है। तो वास्तविक जीवन में भी हम लोगों को यही देखना है कि किस तरीके से बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। मैं चूंकि समाज में काम करती हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जब हम दूसरे में बात कर रहे होते हैं, अभी मुझसे पहले भी बात कर रहे थे, शायद डॉक्टर विवेक थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि मनुष्य को अपने भीतर देखना चाहिए, आत्मालोचना करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही एक चीज है कि आत्मालोचना करनी चाहिए। और एक आत्मालोचना एक तो हुई, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेवल पे हमें करनी चाहिए। जी। सब्जेक्टिव लेवल पे तो हम लोग कर लेते हैं, मतलब व्यक्तिगत तौर पे हम लोग कर लेते हैं, लेकिन समष्टिगत तौर पे पूरे समाज को देखते हुए उसकी एक समालोचना प्रस्तुत करना भी एक प्रबुद्ध नागरिक का बहुत बड़ा कर्तव्य है। बिल्कुल। अगर हम समाज पूरे को एक ऐसी नजर से देख सकते हैं कि उसमें हम समालोचनात्मक दृष्टि से जो अच्छा है उसे संजोए रखें और जो बुरा है उसे बदलने के लिए सदा तैयार रहें, तो मुझे लगता है राम और रावण भी प्रतीक हैं। मतलब कुछ चीजें हम कह सकते हैं कि राम के चरित्र से हमें प्रेरणादायक बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो जिसे हम आजकल रावण कहते हैं, रावण का प्रतीक, लेकिन उसमें भी अगर हम कहीं विद्वत्ता थी, जिसका पूरी जगह पे प्रस्थापना थी कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था। तो इसी तरीके से हम लोग समाज में किस तरीके से अपनी अच्छाइयों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल विषय है। मनीषा जी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर ये झांक कर देखना कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम ये हर रोज़ ये एक आदत डाल लें, एक आदत बना लें कि पूरे दिन में हमने क्या किया, एक बार हम रात को सोते वक्त सोचें कि हमने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, ये एक आदत मुझे लगता है हमें अपनी बना लेनी चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की। डॉक्टर विवेक के पास मैं जाऊंगी। डॉक्टर विवेक, कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं, ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं मानसिकता को लेकर, खास तौर पर क्योंकि आप साइकेट्रिस्ट हैं और आप लोगों की मानसिकता को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। हाल ही में जो आज ही एक मामला सामने आया, सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से एक युवक की हत्या कर दी गई, लखीमपुर खीरी में जो मामला सामने आया था किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला, रोहतक से एक मामला सामने आया था जब एक बच्चे ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उनकी हत्या कर दी। मैं आज के इस कार्यक्रम को हालांकि कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहती, ना उस तरीके से चर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन जिस भी इंसान की तरफ से ये किया गया, जो भी अपराधी था इसके पीछे, उसकी मानसिकता किस तरीके की हो गई है, समाज में मानसिकता किस तरीके की हो गई है, ये मुझे लगता है इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर विवेक, देखिए, बहुत अच्छा सवाल उठाया है आपने। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये होता क्यों है। हमारी एक्सपेक्टेशन या इच्छाएं अपने आप से या समाज से या लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर गुस्सा, एग्रेशन, बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। जब गुस्सा आता है तो हम अपने आपे पे कंट्रोल नहीं कर पाते, मन पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और उसी की वजह से सारी बुराइयां या कुरीतियां या अपराध होते हैं। रावण जिसको बुराई माना गया है, जैसे भी मैडम ने बताया कि उनके अंदर ही बहुत अच्छाइयां थी और वो विद्वान थे, लेकिन गुस्से की वजह से सिर्फ अपराध तभी हुआ जब उनको गुस्सा आया और अपने ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने ऊपर संयम नहीं रख पाए। ये सभी जो कुरीतियां अभी जो हो रही हैं, एपिसोड्स आपने बताए हैं, ये सब भी गुस्से की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही पैदा होते हैं। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है ये रूट कॉज है इस तरीके की बुराइयों का और इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं उनको लेकर। क्योंकि देखिए डॉक्टर विवेक, अग्रेशन एक बहुत बड़ा इसकी वजह है, इसका रीजन है, लेकिन इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं मनीषा जी के पास जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है वो भी समाज को में काम करती हैं, देखती आ रही हैं जिस तरीके की चीज़ें हैं। मनीषा जी, शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है कि हमारे घर से शुरुआत होती है। हमें एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया जाता, हार को एक्सेप्ट करना, और जो भी अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है शुरुआत इसकी घर से होती है। मनीषा जी। जी बिल्कुल, एक ये कहा जा सकता है कि आज के दौर में जिस तरह से आपाधापी है और हर व्यक्ति को एक स्वप्न ऐसा दिखाई देता है, दूर की कौड़ी हो चाहे, कि उसे उस टॉप पे पहुंचना है, और इसमें जो प्रतियोगिता नाम की चीज है
वो प्रतियोगिता एक बहुत ही खराब भूमिका अदा करती है कि हम लोग जब किसी से compete करने लगते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसे किस तरीके से हरा करके हमें आगे निकलना है। तो कोई सामंजस्य पैदा करना या कोई इस तरह की बात समझना कि उसे बराबरी पे लाना है, वो तो पीछे छूट ही जाता है। तो ये जो आपाधापी है, टॉप पर पहुंचने की आपाधापी, उसके लिए संसाधन मौजूद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास उतनी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, या अगर शिक्षा लेना चाहता है कोई तो उसके पास पैसा नहीं है, फीस नहीं है, किसी को बढ़िया नौकरी नहीं मिली है। और उदाहरण हमारे सामने जो मीडिया के माध्यम से तकरीबन रखा जाता है, देखिए जो डेली सोप ओपेराज भी आ रहे होते हैं टीवी पे, उसमें तकरीबन आपको मिलेगा मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय जीवन की झलकियां उसमें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसमें एक सामान्य जीवन की कहीं कोई झलकी नहीं दिखाई देती कि एक बहुत मजदूर आदमी, एक गरीब आदमी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाला आदमी वो क्या कर सकता है, उसके जीवन में किस चीज की कमी है जो उसे चाहिए। जी। तो जो उदाहरण लगातार आते हैं वो उदाहरण इस तरह के होते हैं कि वो चिकनी चुपड़ी चीजें और टॉप पे पहुंचा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, और वो उस दूरी को पाटने का जो है वो लगता है कि मनीषा जी, वक्त कम ये से कम लगे। जो हम रील पर देखते हैं, रियलिस्टिक लाइफ जो हम देखते हैं, एक आम इंसान कई बार उस रील लाइफ और रियल लाइफ में अंतर नहीं समझ पाता और उस तरीके से अपनी जिंदगी को इमेजिन करने लगता है। फिर अगर वो चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो उसके अंदर इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति मुझे लगता है पैदा होती है। मैं लौटती हूँ मनीषा जी, आपके पास एक दर्शक हैं रोहतक से, रणवीर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। रणवीर जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। डॉक्टर विवेक, आपके पास जाऊंगी इसी सवाल को लेकर। देखिए, कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं भी सामने आती हैं, चोरी चकारी, डकैती और हत्या के मामले जो होते हैं, या इस तरीके की जो भी प्रवृत्ति सामने आती है, मुझे लगता है इसके हमें रूट कॉज पर जाने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, खासतौर पर कोविड काल के बाद लोगों की ज़िंदगी में जिस तरीके का चेंज आया है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, आतंकवाद की जो घटनाएं सामने आती हैं, इस तरीके के मामले, आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है ताकि लोग ये जो आपराधिक घटनाएं हैं, चोरी डकैती हत्या, इनसे जो लोग हैं वो अपने आप को दूर रखें, आपराधिक घटनाओं की तरफ अग्रसर ना हो? ऐसे में सरकार की क्या बड़ी भूमिका हो जाती है, डॉक्टर विवेक? देखिए, इन सब आपराधिक प्रवृत्तियों के पीछे मानसिकता का बड़ा रोल है। जैसे ही ये कोविड आया, बहुत सारी लोग बीमार हुए, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, नौकरियां छूट गई, बिजनेस खत्म हो गए, उसकी वजह से कुछ आर्थिक तंगी लोगों को झेलनी पड़ी, जिसका मानसिक तौर पर उनको दबाव हुआ और डिप्रेशन में बहुत सारे लोग चले गए। हमने देखा कि जैसे ये कोविड आया, दूसरी वेव में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। घबराहट और एंजाइटी, डिप्रेशन से बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। जब उनको पैसा नहीं मिलता खाने का तो वो इजी वे ढूंढते हैं। इजी वे क्या है? चोरी डकैती, नशा करके गलत आदतें करना, गलत तरीके अपनाना, ये सब इजी वे है पैसा कमाने का। तो ऐसी प्रवृत्तियां लोगों में पैदा होती हैं। तो सरकार को चाहिए कि रूट कॉज पर जाए, क्यों ऐसा हो रहा है। लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया तो उनको व्यवसाय दे, नशे की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनको बचाए किसी तरीके से। तो सरकार को चाहिए कि रूट कॉज पर ही काम करे, तभी ये प्रवृत्तियां सुधर सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर विवेक। मनीषा जी, मुझे लगता है कि जब हम कलयुग के रावण की बात कर रहे हैं तो हमें राम अवतार का भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कलयुग में भी अगर थोड़ा बहुत भरोसा लोगों के बीच रहा है तो उन्हीं लोगों की वजह से है जो आज भी अच्छाई को मानते हैं, आज भी सच्चे हैं, आज भी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। क्या लगता है आपको उन लोगों के जीवन में, उन लोगों की जो कंपनी होती है उसमें, उनके रहन सहन में, उनके पारिवारिक माहौल में किस तरीके का डिफरेंस होता है जो इस तरीके के लोग आज भी मौजूद हैं इस दुनिया में? मैं ना अभी डॉक्टर विवेक को सुन रही थी तो मुझे मतलब उनकी बात एक तरह से सही है, लेकिन पूरी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। अगर हम ये कहें कि जो व्यक्ति जिस समय भोजन नहीं पा रहा था सिर्फ उसने अपराध किया है, ये पूर्णतः सच नहीं है, ये एक आंशिक सच है। मतलब अभी इस समय पे जितनी ज्यादा दुर्घटनाएं और यौन उत्पीड़न के जितने हम लोगों ने केसेस देखे, उसमें एक बड़ा हिस्सा उसका है जो जिसको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब मजदूरों ने वो कर दिया, ऐसा नहीं है। या दलित उत्पीड़न की घटनाएं जो बढ़ी हैं इस दौरान भी, करनाल की एक घटना थी कि एक मजदूर को उल्टा लटका करके पीट करके मार दिया गया, प्रवासी मजदूर था। तो इस तरह की घटनाएं और यौन उत्पीड़न की नांगल गांव की जो घटी,
अब उसमें कोई पुरोहित ही इन्वॉल्व थे। अब आप ये देखिए कि ये सारी चीजें ना तो उनकी आर्थिक स्थिति को दिखा रही हैं, जी। लेकिन ये जो मानसिक दिक्कत की जो जगह है, जो स्पष्टतः ना कह करके मन में इस तरह की इच्छाएं संजोना, और दुर्भाग्य से अभी जो सेक्स, हिंसा और नशा, ये तीनों चीजें भारत में जिस तरीके से बढ़ी हैं, वो आपका मीडिया की वजह से भी है कि इंटरनेट का एक्सेस इतना ज्यादा है, और इंटरनेट पे बिल्कुल स्वच्छंदता से ये चीजें मौजूद हैं, उपलब्ध हैं देखने के लिए। और देखिए कि यौन व्यवहार को लेके भी उसमें फैंटेसीज मौजूद हैं जो वास्तविकता से बहुत परे हैं। और आप देखिए इस तरह की विकृति लगातार पैदा हो रही है, और एक बच्चा भी अगर देखता है किसी ऐसी चीज को, लगातार उसे एक होता है कि किसी साहित्य को आपने पढ़ना तो आपका मस्तिष्क काम मनीषा जी, मैं एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक बुराइयों की बात हो रही है, मुझे लगता है सजा तक भी हमें पहुंचना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कानून में कुछ लचीलापन है ऐसा, जिस वजह से लोगों के मन में डर नहीं है, अपराध करने से पहले सोचते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उनके मन में वो डर खत्म हो गया है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? मतलब ये बात अंशतः ठीक है, आंशिक रूप से ठीक है ये बात कि लोगों को ये लगता है कि बहुत जल्दी से फैसला होने नहीं वाला जी। लेकिन इसके जो गहरा कारण है वो ये है कि सामाजिक स्वीकार्यता एक तरीके से दुराचरण की हम लोगों ने बना ली है पिछले समय में। आजादी के बाद के वर्षों में ये एक सामाजिक स्वीकार्यता बना ली कि लड़की का उत्पीड़न हुआ है तो उसे चुप करा दीजिए। पितृसत्तात्मक विचार को जितना आगे हम बढ़ने दे रहे हैं तो चलिए चलने दीजिए। मैं इसी सवाल को लेकर एक बार डॉक्टर विवेक की राय जानना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर विवेक, हमारी सोसाइटी को जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता था, हालांकि अब वो जो सोच है वो धीरे धीरे से अब डेवलप हो रही है। अब काफी बड़ा रेशियो ऐसा है जो इस तरीके से नहीं सोचता है। साक्षरता दर अगर देखी जाए तो वो भी बढ़ रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, अब सेक्स रेशियो में भी सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी प्रवृत्ति क्यों? महिला उत्पीड़न के मामले जो इतने सामने आते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? और खास तौर पर मैं यहाँ पर सिर्फ महिला उत्पीड़न पर फोकस नहीं करना चाहूंगी, यहाँ पर कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब पुरुष भी खुद को उत्पीड़ित महसूस करते हैं, फर्जी मामले उनके खिलाफ दर्ज करा दिए जाते हैं, वो भी तो इन सामाजिक बुराइयों में से एक है ना डॉक्टर विवेक? देखिए, जहाँ तक कानून की बात आई कि कानून में खामियां हैं, जब आदमी कोई भी गलत काम करता है तो वो कानून को नहीं देखता है, उसके अंदर कुछ न कुछ गलत चीजें, गलत विचार पैदा होते हैं और वो इम्पल्स ऐसी आती है कि वो गलत काम की तरफ मजबूर हो जाता है जी। तो हमें उसका कारण ढूंढना है, तो उसकी पर्सनैलिटी की तरफ जाना पड़ेगा हमें, कि उसके व्यक्तित्व की तरफ जाना पड़ेगा। व्यक्तित्व में शुरू से ही कुछ खामियां हैं, मे भी कुछ पेरेंटिंग में, माता पिता के पालन पोषण में कुछ कमी रही है, या समाज से कुछ उसको गलत ऐसा मिला है जिससे उसके व्यक्तित्व में कुछ खामियां आई है, जिसकी वजह से वो उन कुरीतियों को, उन बुरे व्यवहारों को करने पे मजबूर हुआ है। तो वो हमें ढूंढने पड़ेंगे जो कि रूट कॉज है इस कारण का। ठीक है, कानून भी हमारे जैसे बताया कि आंशिक रूप से हम देखें तो उसमें भी खामियां हैं, लेकिन जब आदमी गलत काम करता है, यौन उत्पीड़न करता है, तो कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा नहीं सोचता कि उसको क्या सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो कानून को नहीं, वो इतना अंधा हो जाता है कि वो कानून की तरफ देख भी नहीं पाता है। वो इम्पल्सिव, वो खामियां उसके अंदर पहले से ही उसके व्यक्तित्व में समाई हुई होती है। तो हमें उसके व्यक्तित्व की तरफ देखना पड़ेगा कि क्या खामियां थी, क्या पर्सनैलिटी में उसके परेशानियां थी, कमियां थी, और उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। डॉक्टर विवेक, बात ये भी है कि वजह कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति को जायज नहीं ठहराया जा सकता, रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन इस तरीके कदम उठाना किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। मनीषा जी, किस तरीके से अब आप देखती हैं, क्योंकि अगर घर से ही इस चीज की शुरुआत होती है, आपके पालन पोषण की शुरुआत होती है, माँ बाप बच्चों के पहले गुरु के तौर पर देखे जाते हैं, बच्चों के बिहेवियर में जिस तरीके से चेंजेस आते हैं, क्या इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं एकदम से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं बनता, उसके बिहेवियरल चेंजेस या उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स में, आप उसके रहन सहन में, उसकी लाइफस्टाइल में आप देख पाते हैं, डिफरेंस देख पाते हैं आसानी से, मुझे लगता है। जी जी जी, ये बिल्कुल सही है कि जब हम बच्चे का लालन पालन कर रहे होते हैं तो ये डॉक्टर विवेक तो इसे बखूबी और डिस्क्राइब भी कर पाएंगे कि 5 वर्ष तक बच्चे का मस्तिष्क जितना विकसित हो चुका होता है, 95% के लगभग मस्तिष्क विकसित हो चुका होता है, और वो दुनिया को देखने समझने की एक चीज हासिल कर लेता है, और उसका देखने का नजरिया या पर्सपेक्टिव भी उस समय बन चुका होता है जी। और ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहली इकाई जो उसकी सीखने की है वो उसका परिवार ही है, क्योंकि उसी में वो सबसे ज्यादा रह रहा होता है, और उसी समय पे ही ये
विभेदकारी आचरण हम्म, वो अंतस्थ कर लेता है, वो अपने हृदय में बैठा लेता है कि ये आचरण ऐसा ही है कि महिला का दोयम दर्जा ही है, जी। या कोई दलित आ रहा है तो उसके साथ ऐसे व्यवहार किया जाएगा, कोई दबंग व्यक्ति है, वो चाहे जाति से है, चाहे पद से है, चाहे पैसे से है, हम्म, चाहे उसके हाथ में कोई राजनीति की ताकत है, उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। तो वो जो एक तरह का दुभात है वो जी। बच्चा सीखने लगता है और उसके मस्तिष्क में आ जाता है। इसी तरीके से ये गलत आचरण जितने भी होंगे, या जिन्हें हम समाज की दृष्टि से ये कह रहे हैं कि नैतिक आचरण है, वो नैतिक आचरण भी पहली सीख वो वहीं से लेगा, और उसके बाद फिर वो जब वो स्कूल निकलने लगता है, पड़ोस में खेलता है, और फिर समाज के अंदर से वो इतनी चीजें देखने लगता है, तो वो सबका सब जज्ब कर लेता है और उसके सामने एक मॉडल एक तैयार हो जाता है। बिल्कुल। और फिर जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इस समय के प्रतियोगी माहौल के अंदर कि लगातार एक को पीछे धकेल करके कैसे आगे बढ़ना है, ये जो चीज लेकिन चलती है। मनीषा जी, कंपटीशन होना भी मुझे लगता है जरूरी है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन के रूप में नहीं, होना चाहिए। ये बात आपकी मैं सहमत हूँ। हेल्दी कंपटीशन हम लोग सीख नहीं पाते, ये बिल्कुल गलाघाट प्रतियोगिता तक चला जाता है कि आपस में आप ये जैसे लड़ने भिड़ने जैसी स्थिति। और बहुत बार आपको पता चलेगा कि जहाँ इंसेंटिव्स मिलने होते हैं और किसी जगह पे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो ये लगता है कि एक के क्लाइंट हट के दूसरे के पास से कैसे आ जाए। तो ये जो इस तरह का है ना कि आपको ज्यादा मिलेगा, आपको कम। अगर हम प्रतियोगिता इस तरह की कराते हैं कि कौन गुणों को कितना ज्यादा विकसित कर सकता है, और वो छुटपन में हम जब बच्चों के साथ कर सकते हैं, स्कूलों के अंदर भी ये स्वस्थ तरह की प्रतियोगिताएं, एक बच्चा डॉक्टर दूसरे बच्चे विवेक, की मदद कितनी ज्यादा हाँ करता बिल्कुल है। बिल्कुल, ये इसकी छोटी छोटी प्रतियोगिता बातों होनी का चाहिए। ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर विवेक, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान देना जरूरी होता है, और मुझे लगता है बच्चों को उस प्रवृत्ति में जाने से पहले हम रोक सकते हैं। आपका बच्चा किसके साथ है, किसके साथ कितना वक्त बिता रहा है, सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिता रहा है, क्या देख रहा है, दोस्तों के साथ बाहर घुल मिल के रह रहा है या फिर नहीं, गुस्सा कितनी जल्दी आता है, लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव है बच्चे का, क्या ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए डॉक्टर विवेक? देखिए, जैसे कि अभी पिछले कुछ टाइम से हमारे समाज में चेंजेस, बदलाव आए हैं और न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। ज्वाइंट फैमिलीज पहले होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। एक या दो बच्चे घर में हैं, पेरेंट्स वर्किंग हैं ज्यादातर। तो ये देखने को मिला है कि बच्चे के पास सोशल लाइफ है ही नहीं। तो बच्चे के पहले गुरु जैसे माँ बाप ही हैं, और उस माँ बाप को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने का मतलब क्वालिटी टाइम, ताकि वो देख पाए कि बच्चे के अंदर क्या विकार आ रहे हैं। जैसे वो समाज में जाएगा और लोगों से मिलेगा, हेल्दी व्यवहार है उसका, स्वस्थ है, या कुछ अलग तरह के बदलाव उसके अंदर आ रहे हैं, पहले ही इंस्टेंस पे जल्दी ही अगर वो नोट कर लेते हैं तो उसके अंदर ठीक किया जा सकता है उसको। बिल्कुल। तो बच्चे के पहले जो गुरु हैं वो माँ बाप ही हैं, तो उनको चाहिए कि वो उनके साथ रहें, क्वालिटी टाइम बच्चे को दें, तभी वो उसको नजर रख पाएंगे उसको। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने ज़रूर आपकी इस बात से कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा कि किस तरीके से आज के कलयुग में रावण कहीं ना कहीं हम सबके मन में है, लेकिन वो कितने परसेंटेज हमारे मन में रावण है और कितने परसेंटेज हमारे मन में राम है, ये हम लोगों को तय करना होगा। और बुराइयों का किस तरीके से नाश हम अपने अंदर से कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके, इस बात का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज दशहरे के त्यौहार के दिन मुझे लगता है हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि अपने अंदर से उसे एक बुराई को हम जरूर निकालें जिसकी वजह से हम दूसरों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनते हैं। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतने। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।